गुड मॉर्निंग एमसीएल साथियों, मैं आज का होस्ट डॉक्टर आशीष उगले आप सभी का इस रिवॉल्यूशन टू मेक इंडिया ग्रेट अगेन एपिसोड 151 में स्वागत करता हूँ। साथियों, आज का यह सेमिनार एक टेलीविजन प्रसारण की तरह है जिसमें आप मुझे देख और सुन सकते हैं, लेकिन मैं आपको देख या सुन नहीं सकता। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लीजिएगा। साथ में इस वेबिनार के दौरान कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको दिखाई, बताई और सिखाई जाएंगी, तो कृपया इसे नोट डाउन करने के लिए आपके साथ एक नोटपैड और पेन रखिएगा। साथ में एक पानी की बोतल रखना मत भूलिएगा। साथियों, ये जो हमारा रिवॉल्यूशन टू मेक इंडिया ग्रेट अगेन ये सिलसिला है, ये लगभग 150 एपिसोड से जारी है और अब 151 एपिसोड में हम प्रवेश कर चुके हैं। तो ये अविरत चलने वाला जो हमारा एक सिलसिला है, तो ये बिना रुके थमे हुए सभी कठिनाइयों को पार करते हुए आगे बढ़ रहा है और निश्चित ही तौर पर आने वाले समय में इसका कुछ ना कुछ तो हल निकलने वाला है। तो हमेशा की तरह इस वेबिनार की शुरुआत करते हैं इस प्रोजेक्ट वीडियो के साथ। सृष्टि के निर्माण से लेकर अब तक हम इंसान विकास की एक उल्लेखनीय यात्रा कर रहे हैं। हम हमेशा नई चीजों को खोजकर, बदलती परिस्थितियों में खुद को ढालकर दुनिया में औद्योगिक क्रांति लेकर आए हैं। अब हमारी मौलिक जरूरतें सिर्फ खाना, कपड़े और छत नहीं रही, उसमें ईंधन भी जुड़ चुका है और इस ईंधन की जरूरत को पूरा करने के लिए भारत करोड़ों रुपए खर्च करके दूसरे देशों से एलपीजी आयात करता है, जबकि यही आयात की हुई एलपीजी गैस दुनिया में धमाके और आग जैसी घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है। जान का धोखा मानकर भी जरूरतमंद जब एलपीजी खरीदने निकलता है तो एलपीजी के दाम आसमान छू रहे होते हैं। भारत में लगभग 43% घरों में खाना बनाने के लिए साफ ईंधन भी नहीं मिलता और इस आंकड़े में 75% घर गांव और छोटे शहर के हैं। इसलिए जरूरतमंद प्रकृति का सहारा लेते हैं, लकड़ी का इस्तेमाल ईंधन के रूप में करते हैं। पर लकड़ी का इस्तेमाल करके खाना बनाने वाली हमारी माँ और बहन उस लकड़ी के हानिकारक धुएं का शिकार बन जाती है। उन्हें आंखों में खिंचाव, श्वसन समस्याएं, दमा और फेफड़ों के संक्रमण जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। हमारी माँ ने भी इन सारी परेशानियों का डट के सामना किया है और इन बीमारियों से लड़ते देखना हमारे लिए भी बहुत मुश्किल था। और ये धुआं सिर्फ उनके नहीं बल्कि छोटे बच्चों और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य पर भी गंभीर परिणाम होता है। आईपीसीसी के रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले दशक में पेड़ों को काटने से लगभग 40% ग्लोबल वार्मिंग का कारण रही है। पर्यावरण और मानवीय जीवन का ये बुरा हाल हम देख नहीं सके, इसलिए हमने पर्यावरण को बचाने के लिए नैसर्गिक तरीके से एक नया मानवीय आविष्कार बनाया है, एम कुकिंग सिस्टम।
MCL का M कुकिंग सिस्टम दुनिया का सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद ईंधन है। ये नेपियर घास से बनता है। नेपियर घास को काट कर नैसर्गिक तरीके से सुखाने के बाद इसे एक नया आकार दिया जाता है। अब ये M कुकिंग सिस्टम LPG का स्थान लेने के लिए पूरी तरह सक्षम है। ये LPG से सस्ता है। इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान है। इसके इस्तेमाल से बहुत कम धुआं उत्पन्न होता है, जिससे घर के महिलाओं का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है। इसमें सल्फर वायु नहीं होती, इसलिए इसके इस्तेमाल से पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचती। इसकी खेती से गांव के किसानों को पैसे और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलते हैं। MCL के इस्तेमाल से हमारा भारत देश ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकता है। साथियों, अब आपके सामने एक स्क्रीन शेयर की जाएंगी जिसके ऊपर MCL शपथ, मिशन और विजन दिखाया जाएगा। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया आप मेरे साथ में अपने मन में दोहराइएगा। MCL के लिए शपथ। मैं डॉक्टर आशीष बबनराव उगले मेरा क्लीन पिलर्स का सदस्य हूँ और अपने पूरे होशोहवास में हमारे संगठन के मिशन और विजन को हासिल करने में इसे सफलता दिलाने की शपथ लेता हूँ। मैं MCL के प्रत्येक सदस्य के साथ अपने परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार करूंगा और MCL में कभी भी किसी भी सदस्य के साथ उसकी जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, संप्रदाय, बोली, शैली, मत और सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अक्षमता के आधार पर भेदभाव नहीं करूंगा। मैं संगठन के मिशन को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा और अपने संगठन को समृद्ध बनाऊंगा। मैं वादा करता हूं कि संगठन की संस्कृति की रक्षा करने के लिए सभी कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों को पूरी अखंडता, योग्यता और समर्पण के साथ पूरा करूंगा। मैं हमेशा MCL के प्रमुख मूल्यों, नीति संहिता और आचार संहिता का पालन करूंगा और उसके खिलाफ किसी भी तरह के गलत आचरण के लिए हर कार्रवाई के लिए तैयार रहूंगा। मैं न्यायोचित आदेशों का पूरी ईमानदारी के साथ पालन करने और काम में किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहने का वादा करता हूं। विजन 2030 तक भारत को ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। लक्ष्य MCL एक ऐसी मूल्य श्रृंखला विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है जो ऊर्जा, पर्यावरण और आम लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। बुनियादी मूल्य, नवाचार। कुछ नया करना है तो पुराने तौर तरीके से काम करना बंद करें। पर्यावरणवाद। अगर पर्यावरण के हित में सोचना कोई सिद्धांत है तो इससे बेहतर सिद्धांत दूसरा नहीं हो सकता। देशभक्ति, यह केवल भावना की बात नहीं बल्कि अपने देशवासियों की सेवा करने की योग्यता की बात है। नैतिक आचार संहिता, निष्ठा। हम अपने व्यवसाय में निष्पक्ष, ईमानदार, पारदर्शी रहेंगे और हम केवल सही काम करेंगे भले ही कोई भी आसपास न हो। जिम्मेदारी, हमें जो काम सौंपा गया है उसके लिए हम 100% उत्तरदायी होंगे। साथ ही हम अपने ग्राहक, कर्मचारी, सदस्य, पूर्तिकार और समुदाय सहित सभी हितधारकों के प्रति उत्तरदायी होंगे। अनुराग, हम हर कार्यों को मन लगाकर पूरे ध्यान के साथ करेंगे ताकि हमारे उत्पादन, हमारे नवीनीकरण, हमारे परिचालन और व्यवसाय के काम में सबसे ऊंचा मानदंड और गुणवत्ता का पालन हो सके। आदर, अपने सभी हितधारकों के प्रति हम हमेशा विनम्र और भरोसेमंद बने रहेंगे ताकि अपने हर चरण में अपनी प्रगति कर सके। मानवता,
हम अपने व्यवहार से यह दिखलाएंगी कि हमारा एक ही धर्म है, मानवता की सेवा। आचार संहिता हमारे एमसीएल की मिशन को हासिल करने के लिए एमसीएल से जुड़े हर व्यक्ति को आजीवन इस आचार संहिता का पालन और प्रचार करना चाहिए। गोपनीयता अनुरक्षण एमसीएल आपको बहुमूल्य जानकारी सिखाती है और बांटिए। उस गोपनीय जानकारी को अपने परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों सहित किसी भी व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। आपको जो डिजाइन, ड्राइंग और दस्तावेज बताए और दिए गए उन्हें किसी भी व्यक्ति के साथ बांटने के लिए ईमेल न करें, ना ही इसकी फोटोकॉपी तैयार करें। जितनी जल्दी हो सके घमंड करना छोड़ दे, हमेशा शांत, विनम्र और सभ्य बने रहे। आलोचना, बुराई और परिवाद करना बंद कर दे। एमसीएल समुदाय में किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरी बात न करे। एमसीएल के हितधारकों के बीच हर तरह के आर्थिक व्यवहार को लेकर हमेशा पारदर्शी बन रहे। याद रखें कि हमेशा धनराशि आपके द्वारा किए गए कष्ट की प्रतिफल होगी। किसी भी प्रकार के प्रतिस्पर्धी कारोबार, एमएलएम, धर्म या राजनीति को बढ़ावा देने बातों की हमारे समुदाय में बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। समय निष्ठा सफलता की कुंजी है। एमसीएल समुदाय द्वारा बुलाए गए हर बैठक के लिए सभी को समय पर उपस्थित रहना चाहिए। ज्येष्ठ और वरिष्ठ जनों के लिए आज्ञा कर रहे समुदाय के साथी सदस्यों, कनिष्ठों और महिलाओं की सुरक्षा करें। आपके साथ हर व्यक्ति को सुरक्षित महसूस होना चाहिए। वास्तविक और निष्ठावान प्रशंसा करें। हमेशा अपने आसपास के लोगों को उनके सकारात्मक गुणों के अन्वेषण के माध्यम से प्रेरित करें और उन गुणों के बारे में सार्वजनिक रूप से प्रचार करें। समुदाय के साथी सदस्यों पर नजर रखें। यदि आपको कोई सदस्य नियमों का उल्लंघन करता हुआ नजर आता है तो कृपया इसे लिखित रूप से प्रशासन की जानकारी में लाने से नहीं हिचकिचाएं। उल्लंघन करने वालों को सख्ती से दंडित, निलंबित और निष्कासित किया जाएगा। और आज का थॉट ऑफ द डे है, जैसे बारिश की हर बूंद सूखी धरती को हरा भरा कर देती है, वैसे ही पर्यावरण के प्रति हमारा एक छोटा सा प्रयास इस दुनिया को फिर से सुंदर बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज छोटे छोटे प्रयासों की बहुत जरूरत है। आप सभी ने सुना होगा कि आज जो यूरोपियन कंट्रीज है, ये सभी यूरोपियन कंट्रीज एक डेडली हीट वेव्स में लॉक हो चुकी है, यानी बंद हो चुकी है, क्योंकि उनकी जो व्यवस्थाएं थी वो उनका जो पर्यावरण था वो ठंडा हवाओं को झेलने के लिए वो उन्होंने सभी अपनी जो घरों की रचनाएं थी या बाकी सब ऑफिस की रचनाएं थी वो ठंडा हवा के लिए की थी। लेकिन आज अगर सिर्फ तापमान हम सिर्फ ही कह सकते हैं 40 डिग्री के आसपास उनके यहाँ पर जाता है तो पूरा वाहतुक व्यवस्था हो या बाकी सभी चीजें हो तो सब कुछ चरमरा चुका है, सब तरफ बाधाएं बढ़नी हो चुकी है और इसी के कारण एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी पूरे यूरोप में लग चुकी है। अगर हम अभी छोटे छोटे प्रयास नहीं करेंगे, हम अब इस दिशा में अगर विचार नहीं करेंगे तो सिर्फ मानव जाति नहीं तो पूरी सृष्टि को हम खतरे में की ओर ढकेल रहे हैं। और इसकी पूरी जिम्मेदारी किसकी होंगी तो ग्रेट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चालू करने वाली इस मानव जाति की होंगी। और इसका रोकना एक ही उपाय है जो एमसीएल के 5 मिशन के माध्यम से हम करने वाले हैं। तो साथियों, इसी के बारे में जानकारी देने के लिए एक छोटी सी सुंदर सी ऐसी स्टोरी के साथ इस मंच पर मैं बुलाना चाहता हूं स्वाति सुमन मैडम को, कि जिन्होंने अपनी डिग्री बीए की डिग्री मुंगेर विश्वविद्यालय से प्राप्त की है और अभी वो एक सामाजिक कार्य के तौर के ऊपर जिला मुंगेर सराय बिहार में कार्यरत है। तो आइए स्वागत करते हैं ऑल द वे फ्रॉम बिहार स्वाति सुमन मैम का। ओवर टू यू मैम। धन्यवाद आशीष सर। नमस्कार आप सभी को। 19 वर्ष की उम्र में दुनिया की सबसे युवा महिला सीए नंदिनी अग्रवाल की प्रेरणादायक कहानी। आज मैं आपको नंदिनी अग्रवाल की प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रही हूँ। नंदिनी अग्रवाल मध्य प्रदेश के मुरैना शहर की रहने वाली है। उन्होंने केवल 19 वर्ष की आयु में चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए बनकर विश्व रिकॉर्ड बनाया और पूरे भारत में सीए फाइनल परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 1 प्राप्त की। नंदिनी बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थी। उन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा के कारण स्कूल की 2 कक्षाएं जल्द ही पूरी की। उन्होंने 10वीं परीक्षा 13 वर्ष की आयु में
और 12वीं की परीक्षा 15 वर्ष की आयु में पास कर ली। इसके बाद उन्होंने सीए बनने का लक्ष्य तय किया और पूरे समर्पण के साथ तैयारी शुरू कर दी। सीए की परीक्षा भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है, लेकिन नंदिनी ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने नियमित पढ़ाई, सही समय प्रबंधन और आत्मविश्वास के दम पर यह कठिन परीक्षा पहले ही प्रयास में शानदार अंकों से पास की। इनकी यह इस उपलब्धि को जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। आज नंदिनी लाखों विद्यार्थी के लिए प्रेरणा है। वे सोशल मीडिया के माध्यम से छात्रों को पढ़ाई के टिप्स, करियर मार्गदर्शन और मोटिवेशन देती है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि उम्र सफलता की बाधा नहीं होती है, बल्कि मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास की असली कुंजी है। धन्यवाद। अब मैं श्री लवकुश द्विवेदी जी का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करती हूँ। श्री लवकुश द्विवेदी जी उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के संडीला क्षेत्र के वेरुआ गांव के निवासी हैं। वे एक सफल एमबीपी ओनर हैं तथा सरस्वती ज्ञान ज्योति मंदिर के प्रबंधक मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने बीएससी तक शिक्षा प्राप्त की है। साथ ही इन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में भी अनुभव है और ये पंजाब केसरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रेस में रिपोर्टर के रूप में कार्य कर चुके हैं। ओवर टू यू सर। हेलो। धन्यवाद आदरणीय बहन जी, आपके मधुर शब्दों ने मेरा परिचय ही नहीं कराया बल्कि मेरे ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी भी सौंप दी है। मैं आपके प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आपने जिस सम्मान से धन्यवाद करता हूं। आदरणीय डॉक्टर श्याम शिवाजी घोलप सर और संपूर्ण एमसीएल परिवार, गणमान्य अतिथिगण और सम्मानित निर्णायक मंडल तथा मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आपके समक्ष आने वाले कल और वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार समाज और देश के सामने आने वाली चुनौतियां और संभावनाएं तथा हमारी जिम्मेदारियों विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं। नेक्स्ट। साथियों, कहा जाता है कि भविष्य अचानक नहीं आता, वह वर्तमान के कर्मों से निर्मित होता है। इसीलिए यदि हमें आने वाले कल को समझना है तो हमें आज की परिस्थितियों को देखना होगा। आज हमारा देश विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। विज्ञान, तकनीकी, शिक्षा, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष और डिजिटल क्रांति की ओर आधारभूत संरचनाओं के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी चुनौतियां भी हैं जिनका सामना हमें आने वाले वर्षों में करना पड़ सकता है। नेक्स्ट। साथियों, जिसमें सबसे पहली चुनौती है पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की समस्या। बढ़ता तापमान और अनियमित वर्षा, जल संकट, वायु प्रदूषण और प्राकृतिक आपदाएं भविष्य में गंभीर रूप ले सकती हैं। यदि हमने प्रकृति के साथ संतुलन नहीं बनाया तो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा, शुद्ध जल और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना कठिन हो जाएगा। नेक्स्ट। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है साथियों बढ़ती जनसंख्या और संसाधनों पर बढ़ता दबाव। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की मांग भी बढ़ेगी। यह संसाधनों का उचित प्रबंधन नहीं किया गया तो सामाजिक और आर्थिक असमानताएं बढ़ सकती हैं। नेक्स्ट।
तीसरी चुनौती है तकनीकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई का प्रभाव। नई तकनीकें जीवन को आसान बना रही हैं, लेकिन इसके कारण कई पारंपरिक रोजगार प्रभावित हो सकते हैं। आने वाले समय में केवल वही व्यक्ति सफल होगा जो निरंतर सीखता रहेगा और स्वयं को नई परिस्थितियों के अनुसार ढाल सकेगा। नेक्स्ट। चौथी चुनौती है साथियों सामाजिक मूल्यों का संरक्षण। आज सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया ने हमें जोड़ने के साथ साथ कई बार विभाजित करने का भी काम किया है। गलत सूचनाएं, अफवाहें, नफरत और सामाजिक कटुता समाज की एकता को कमजोर कर सकती है। आने वाले समय में सामाजिक सौहार्द बनाए रखना एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। नेक्स्ट। पांचवी चुनौती है भी अहम है साथियों मानसिक स्वास्थ्य और जीवन शैली से जुड़ी समस्याएं। तेज प्रतिस्पर्धा, तनाव, अकेलापन और भौतिकवादी सोच लोगों को मानसिक रूप से कमजोर बना सकती है। इसीलिए हमें केवल आर्थिक विकास ही नहीं बल्कि मानवीय और नैतिक विकास पर भी ध्यान देना होगा। लेकिन मित्रों, हर चुनौती अपने साथ एक अवसर लेकर भी आती है। आने वाला कल भारत के लिए अत्यंत उज्जवल हो सकता है। भारत विश्व की सबसे युवा आबादी वाले देशों में से एक है। यदि हमारी युवा शक्ति को सही दिशा, शिक्षा और कौशल मिले तो भारत विश्व का नेतृत्व करने में सक्षम है। डिजिटल क्रांति हमारे देश के लिए नए अवसर पैदा कर रही है। स्टार्टअप, नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्योग में नई तकनीकों का उपयोग देश को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। हरित ऊर्जा के क्षेत्र में भारत बड़ी संभावनाओं वाला देश है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, स्वच्छ तकनीकों के माध्यम से हम पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ आर्थिक विकास का नया मॉड्यूल प्रस्तुत कर सकते हैं। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी, शिक्षा का विस्तार और युवाओं की जागरूकता भी आने वाले भारत को अधिक मजबूत बनाएगी। यह समाज का प्रत्येक वर्ग विकास की मुख्यधारा से जुड़ेगा तो भारत वास्तव में विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट। अब प्रश्न यह है साथियों, इन परिस्थितियों में हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं? साथियों, सबसे पहली जिम्मेदारी है एक जिम्मेदार नागरिक बनना और हमें अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करना होगा। संविधान और कानून का सम्मान करना होगा। दूसरी जिम्मेदारी है पर्यावरण संरक्षण, जल बचाना और वृक्ष लगाना। प्लास्टिक का उपयोग बंद करना होगा और स्वच्छता को अपनाना केवल सरकार का ही नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तीसरी जिम्मेदारी है शिक्षा और कौशल विकास। हमें निरंतर सीखते रहना होगा। बदलती दुनिया में ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। युवाओं को नई तकनीकों के साथ साथ नैतिक मूल्यों को भी अपनाना होगा। चौथी जिम्मेदारी है सामाजिक समरसता बनाए रखना। जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र से ऊपर उठकर हमें भारतीयता को सर्वोपरि रखना होगा। हमें लोगों को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, ना कि तोड़ने का। पांचवी जिम्मेदारी है साथियों गरीब और जरूरतमंद वंचित लोगों की सहायता करना। किसी समाज की वास्तविक प्रगति तभी मानी जाती है जब उसका अंतिम व्यक्ति भी सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। छठी जिम्मेदारी है सत्य और जागरूकता का पालन करना। सोशल मीडिया पर किसी भी जानकारी को बिना सत्यापन के साझा न करें। जागरूक नागरिक ही मजबूत राष्ट्र का निर्माता है। प्रिय साथियों, भारत भविष्य केवल सरकारों या नीतियों से नहीं बनेगा। भारत का भविष्य हम सबके विचारों, संस्कारों और कर्मों से बनेगा। यदि आज जिम्मेदारी से कार्य करेंगे तो आने वाला कल सुरक्षित, समृद्ध और गौरवशाली होगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। आइए हम सब संकल्प लें कि हम एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जहां विकास के साथ संस्कार हो, प्रगति के साथ पर्यावरण हो, तकनीकी के साथ मानवता हो और अधिकारों के साथ कर्तव्य भी हो। नेक्स्ट। थैंक यू साथियों। अब मैं संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित 17 सतत विकास लक्ष्यों SDGs के विषय में संक्षेप में अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। इन लक्ष्यों का उद्देश्य 2030 तक ऐसे विश्व का निर्माण करना है जहां विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समानता भी सुनिश्चित हो। इन 17 लक्ष्यों के बिंदु इस प्रकार हैं साथियों। नंबर 1, गरीबी और भुखमरी का अंत हो।
नंबर 2, सभी के लिए उत्तम स्वास्थ्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, महिला एवं पुरुष के बीच समान अवसर हो। नंबर 4, स्वच्छ जल, स्वच्छता और ऊर्जा की उपलब्धता हो। नंबर 5, रोजगार के अवसर और आर्थिक विकास। नंबर 6, सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करना। नंबर 8, सुरक्षित एवं टिकाऊ शहरों और समुदायों का निर्माण। नंबर 9, प्राकृतिक संसाधनों का जिम्मेदारी से उपयोग। नंबर 10, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। 11, जल और भूमि पर रहने वाले जीव जंतुओं तथा जैव विविधता का संरक्षण। नंबर 12, शांति, न्याय, मजबूत संस्थाओं की स्थापना। नंबर 13, इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा देना। नंबर 14, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा की उपलब्धता हो। नंबर 15, सम्मानजनक कार्य और आर्थिक विकास। नंबर 16, सतत शहर और समुदायों का विकास। 17, जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन। मित्रों, इन लक्ष्यों की सफलता केवल सरकारों पर निर्भर नहीं करती है, प्रत्येक नागरिक की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। जल संरक्षण, वृक्षारोपण, स्वच्छता और शिक्षा का प्रसार, महिलाओं का सम्मान और संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करके हम इन लक्ष्यों की प्राप्ति में अपना योगदान देते हैं। आइए हम सभी संकल्प लें कि अपने छोटे छोटे प्रयासों से एक समृद्ध, स्वच्छ, स्वस्थ और विकसित भारत तथा विश्व के निर्माण में भागीदार बनेंगे। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आज से 5 वर्ष पूर्व मुझे एमसीएल कंपनी से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उसका उद्देश्य समाज में बड़ा बदलाव लाने का है। तेल आधारित व्यवस्था को कृषि आधारित व्यवस्था में परिवर्तित करने के लिए हमारे पथ प्रदर्शक डॉक्टर श्याम शिवाजी घोलप सर इस पर लगभग कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पहुंच रहे हैं। साथियों, एमसीएल एक कंपनी न होकर बल्कि एक परिवार की तरह काम कर रही है। आओ आज हम सब मिलकर ये शपथ लें कि हम सब स्वयं बदलेंगे और समाज को बदलने के लिए डॉक्टर श्याम शिवाजी घोलप सर के आदर्शों पर चलकर समाज को नई दिशा देंगे। आज का सजग नागरिक ही कल के सशक्त राष्ट्र का निर्माता है। यदि हम बदलेंगे तो देश बदलेगा, समाज बदलेगा, और समाज बदलेगा तो देश बदलेगा, और देश बदलेगा तो आने वाला कल स्वर्णिम होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय एमसीएल और तय एमसीएल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। साथियों, कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं, कुछ लोग इतिहास लिखते हैं, और कुछ बिरले व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो भविष्य की नींव रखते हैं। आज हम ऐसे ही एक प्रेरणा स्रोत व्यक्तित्व का स्वागत करने जा रहे हैं। कृपया आदरणीय संस्थापक, रचनाकार एवं संरक्षक डॉक्टर श्याम शिवाजी घोलप सर, अब ये मंच आपको समर्पित करता हूं। कृपया और हमें सुभाषित दान करें। जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू द्विवेदी सर, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बहुत सुंदर और ऐसे इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के लिए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम घोलप फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हो और आप अपने साथ अपने परिवार का, यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हो। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट, अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन के साथ। शुरुआत करते हैं एमसीएल फंडिंग स्टेटस के साथ। तो दोस्तों, एमसीएल ने फंडिंग की पूरी जिम्मेदारी ली है। एमसीएल ने फंडिंग की पूरी तैयारी की है, पूरा इंतजाम किया है। एमसीएल ने अपने पूरे परिवार के लिए एक बिजनेस रोडमैप तैयार किया है, और उस बिजनेस रोडमैप को पूरा करने के लिए जो फंडिंग चाहिए उसका इंतजाम एमसीएल ने किया है। इसकी पहली किस्त भी हमें मिल चुकी है और इसे इस्तेमाल करने के लिए परमिशन भी हमें मिली है। हमारा यह काम अभी बैंकिंग स्तर पर है। बैंकिंग स्तर पर अगर कोई कंपनी पहली बार इतने बड़े राशि को रिसीव कर रही है तो उसके लिए एक चेकलिस्ट गवर्नमेंट ने जारी की है, जिसके अनुसार अलग अलग डिपार्टमेंट का अप्रूवल इसके लिए जरूरी है। इन सभी डिपार्टमेंट का अप्रूवल हमें मिल चुका है, सभी परमिशन हमारे पास है। इसके संबंध में जितने भी दस्तावेज, डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क था वो पूरा हमने पूरा कर दिया है। अभी हम ट्रांजैक्शन शुरू करने के स्टेज पे है। इस स्टेज पे हमें थोड़ा सा रुकने के लिए कहा है, क्योंकि उसकी इस बारे में एक नोटिफिकेशन और इंस्ट्रक्शन आने वाले हैं, और जिसका कारण यह है
कि अभी जो ईरान और अमेरिका के बीच में जो युद्ध चल रहा था, इस युद्ध के दौरान ऐसे सभी इंटरनेशनल फंड्स जो नए कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए थे उनको होल्ड पे रखा था। इस दौरान सभी ऐसे कंपनियां जो एस्टैब्लिश्ड है, इनके सभी कारोबार चल रहे थे, ट्रांजैक्शन चल रहे थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट चल रहा था, लेकिन नई कंपनी को बारे में जब इन्वेस्टमेंट के लिए ऐसे फंड थे उनको होल्ड पे रखा गया था। तो अभी इनको फिर से एक नोटिफिकेशन के द्वारा इसकी शुरुआत की जा रही है और उसी इंस्ट्रक्शन के लिए हम वेट कर रहे हैं। दोस्तों, इस दौरान कई सारे प्रोसेसेस, कई सारे बदलाव मिनिस्ट्री में भी हो रहे हैं। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आने वाले सप्ताह में ये इंस्ट्रक्शन हमें मिलेंगे और हम ट्रांजैक्शन की शुरुआत करेंगे। और दोस्तों, ये पूरी जो प्रोसेस हुई है ये पहली और आखिरी बार है और हमारे पूरे फंड के राशि के लिए है। इसका मतलब एक बार इस ट्रांजैक्शन की शुरुआत हो गई तो उसके बाद आने वाले सभी ट्रांचेस ये स्मूथ, एफिशिएंट रहेंगे और बिना किसी प्रोसेस के होंगे। हमें तो सिर्फ हर ट्रांच के बाद जो गाइडलाइन हमें दी है उसके अनुसार उसका यूटिलाइजेशन रिपोर्ट गवर्नमेंट को और बैंक को सबमिट करना है। दोस्तों, इस फंड के साथ हम अपनी जो भी लेजिटिमेट लायबिलिटी है उसको तो कंप्लीट करेंगे ही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होगा कि हम अपने बिजनेस रोड मैप को पूरा करें। तो जो सबसे महत्वपूर्ण इशू जिसकी वजह से आज ये परिस्थिति है या हम जिस परिस्थिति में है, उसका कारण है कि एमसीएल ने अभी तक अपने आप को एज ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करके एस्टेब्लिश नहीं किया है। और वही कारण है कि हमें फंड रिसीव करने के लिए इतनी देरी लग रही है। इतने सारे प्रोसेसेस को हम फॉलो कर रहे हैं, इतनी सारी कठिनाइयां और चैलेंजेस का हम सामना कर रहे हैं और उसमें कुछ एलिगेशंस भी है। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि जैसे ही इस ट्रांजैक्शन की शुरुआत होगी हम अपने बिजनेस रोड मैप को पूरा करने के ऊपर ध्यान देंगे, फोकस करेंगे, जिसके तहत हमें हमारे परिवार के हर एक उद्योजक के लेवल पे बिजनेस की शुरुआत करनी है। हर एमएसएस, हर एमवीपी, हर एमपीओ के लेवल पे बिजनेस की शुरुआत करनी है, जिसमें कम से कम 200 एमकोल प्रोजेक्ट और 25 एमसीएनजी प्रोजेक्ट करने हैं। और ये पूरा करने के लिए जो फंडिंग चाहिए, जो राशि चाहिए, उसका पूरा इंतजाम एमसीएल ने किया है। और एक बार ये किया तो ये पूरा किया तो उसके बाद हमें एस्टैब्लिश करेंगे कि मेरा क्लेम्सोस लिमिटेड एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो सस्टेनेबिलिटी सेक्टर में काम करती है, जो सस्टेनेबल ईंधन, सस्टेनेबल फूड, सस्टेनेबल चीजें बनाती है और बेचती है। इनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, इनकी अपनी मार्केटिंग की यंत्रणा है और ये इनका रिपोर्ट कार्ड है। इतना इन्होंने टर्नओवर किया है, इतना इतना उनका प्रॉफिट है। तो एक अच्छे रिपोर्ट कार्ड के साथ हमें अपने आप को एस्टेब्लिश करना है। और एक बार हमने ये किया तो आज ये जो प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी हमें फंड रिसीव करने के लिए हो रही है, हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगी। ये एलिगेशन हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी कि इस सेक्टर में, सस्टेनेबिलिटी सेक्टर में एक बहुत बड़ी कंपनी करके हम उभरेंगे, जिसमें कई सारी नेशनल और इंटरनेशनल कंपनियां निवेश करने के लिए उत्सुक होंगे। ये बात अलग है कि अभी जो हमारे फंडिंग पार्टनर है वो इतने कैपेबल है कि हमें कहीं देखने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन इन सभी प्रोसेसेस पे, इन सभी स्टेप्स के ऊपर और आने वाले दिनों में जो हमें अपने कंपनी को और हमारे कई सारे एमएसएस कंपनियों को भी आईपीओ में लिस्ट करना है उनकी वैल्यूएशन के लिए, इन सभी प्रोसेसेस में ये गवर्नमेंट अथॉरिटीज जो आज हमारी मॉनिटरिंग कर रही है, ये हमारी मदद करेगी। दोस्तों, फंडिंग का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही हमें ये इंस्ट्रक्शन मिलेंगे हम इस ट्रांजेक्शन की शुरुआत करेंगे। और ये जो ट्रांजैक्शन होगा ना, इस ट्रांजैक्शन के साथ एक व्यवस्था आपके सामने होगी, हमारे सबके सामने होगी। एक ऐसी व्यवस्था कि जिसके बाद ये फंडिंग का इशू डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, मुझे पता है कि इसको थोड़ा सा जो विलंब लग रहा है या जो डिले हो रहा है, थोड़ा बहुत जो कुछ है, हम सभी लोग उसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना कर रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ बदलने वाला है। जैसे ही ट्रांजिशन की शुरुआत होगी ये पूरा माहौल, ये पूरी परिस्थिति चेंज होगी। वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन एमसीएल बनेगा। यानी इस फंडिंग को लेके आप बिल्कुल बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। फंडिंग का काम हमने किया है और बहुत बड़े स्केल में किया है। और इसलिए नहीं किया, इसलिए नहीं ये सब कुछ हो रहा है कि आपको और मुझे इसकी जरूरत है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके माध्यम से हम बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस समाज के लिए, पर्यावरण के लिए, अपने देश के लिए करने वाले हैं। तो दोस्तों, जल्दी ही ट्रांजिशन की शुरुआत होगी, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा और हम मिलके अपने विजन और मिशन के ऊपर काम करेंगे।
और दोस्तों जैसे ही इस फंडिंग के ट्रांजेक्शन की शुरुआत होगी वैसे हम अपने बिजनेस के ऊपर ध्यान देंगे, लेकिन बिजनेस इस तरीके से करेंगे कि जैसा कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन ने पहला किया नहीं है, कभी किसी ने अभी तक सोचा भी नहीं है इस तरीके से हम बिजनेस करने वाले हैं। यानी बिजनेस हम करेंगे एक आंदोलन की तरह, एक क्रांति की तरह, क्योंकि बिजनेस वैसे ही करना पड़ेगा, ऐसी परिस्थिति आज तैयार हुई है। हमने एमसीएल की स्थापना एक उद्देश्य के साथ की है, और वो उद्देश्य है कि हमें मिलकर अपनी मां को, इस धरती को, इस ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से बचाना है, और जिसका सॉल्यूशन है कि हमें ये तेल आधारित अर्थव्यवस्था नष्ट करके सस्टेनेबल कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पे जाना होगा बिजनेस के माध्यम से। लेकिन जिस तरह से आज ये संकट इतना बड़ा बन चुका है, जिस तरह से आज ये दिन ब दिन हर टाइम गहरा होता जा रहा है, हमें सॉल्यूशन के ऊपर भी काम वैसे ही करना पड़ेगा, उसी स्पीड के साथ, उसी स्केल के साथ करना पड़ेगा। और इसीलिए जरूरी है ये आंदोलन। और दोस्तों ये आंदोलन हम नहीं, ये आंदोलन लोग करेंगे। ये आंदोलन वो कस्टमर्स या ग्राहक करेंगे जिनके पीछे ये कंपनियां पागल होती है, लेकिन हमारे केस में ये लोग आंदोलन करेंगे। और आंदोलन का मतलब ये नहीं है कि वो जुलूस निकालेंगे, मोर्चा निकालेंगे। आंदोलन का मतलब यानी बिजनेस ही करना है, बिजनेस ही करेंगे, लेकिन एक आंदोलन की तरह करेंगे। यानी दिन रात बिजनेस करेंगे, दिन रात बिजनेस के माध्यम से ये तेल आधारित चीजों को हम रिप्लेस करेंगे कृषि आधारित चीजों के साथ। दोस्तों हम बिजनेस के माध्यम से पूरी दुनिया को बता देंगे कि हर वो चीज जो आज तेल से बन रही है ना, उसे हम 100% रिप्लेस कर सकते हैं ऐसी चीजों के साथ जो कृषि से बनेगी, जिसके लिए रॉ मटेरियल हमारा किसान तैयार करेगा, जो हमारी जरूरतों को बहुत बेहतर तरीके से पूरा भी करेगी, लेकिन साथ ही इस प्रकृति का ख्याल भी रखेगी। दोस्तों ये आंदोलन होगा और ये आंदोलन की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज पूरी दुनिया में ऐसी परिस्थिति तैयार हुई है कि इस आंदोलन की जरूरत है। और इस पूरी दुनिया में मैं समझता हूं कि एमसीएल एकमेव ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस आंदोलन के लिए पूरी तरह से तैयार है, पूरी तरह से ट्रेंड है। देखिए हम जब इतनी पढ़ाई करते हैं, हम देखते हैं कि आजू बाजू पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, तो हजारों ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस विषय में काम कर रही है और पूरी डेडिकेशन के साथ काम कर रही है। लेकिन उनके साथ जो काम करने का उनका जो तरीका है या एक्शन है, वो कहीं दिखाई नहीं देता। एक्शन प्लान किस तरह से एक्चुअली वो अपने पर्पज को अचीव करेंगे वो दिखाई नहीं देता। लेकिन एमसीएल ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसके पास प्रॉपर ब्लूप्रिंट है, एक्शन प्लान है कि क्या करना है, किस तरह से करना है, कैसे करना है, और किस तरीके से अपने इस समाज को बनाना है, कैसे अपने समाज को इस ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज से प्रोटेक्ट करना है। और ये जो एमसीएल के साथ जिस तरह से आज एमसीएल तैयार है इन सब चीजों के लिए, एमसीएल इस आंदोलन की शुरुआत करके पूरी दुनिया को, ये सभी जो ऑर्गेनाइजेशन उनको एक सही रास्ता दिखाने वाली है। और एमसीएल को इस उद्देश्य के लिए प्रॉपर तैयार किया गया है, सिस्टमेटिकली तैयार किया गया है प्रकृति ने। दोस्तों आज इस ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की परिस्थिति बहुत बहुत ज्यादा गंभीर है। जैसे डॉक्टर आशीष ने कहा कि पूरी दुनिया में हर जगह, हर खंड, हर देश आज इसकी प्रॉब्लम से जा रहा है, गुजर रहा है और उसका अनुभव ले रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा जो परसेप्टेबल मैं समझता हूं कि जो परिस्थिति बनी हुई है वो आज यूरोप खंड में बनी है। यूरोप खंड एक ऐसा खंड है कि जिसमें 44 कंट्रीज है। एक ऐसा खंड जो समशीतोष्ण या टेम्परेट कटिबंध में आता है, क्लाइमेट जोन में आता है। हमारा जो भारत है वो उष्ण कटिबंध में आता है, उनका टेम्परेट यानी समशीतोष्ण कटिबंध में आता है। वहां यानी वहां ठंडी का वहां टेम्परेचर कम रहता है। ठंडी के मौसम में वहां कंपलसरी हीटर लगाने पड़ते हैं, तब आप घर में रह सकते हो, यानी उतनी ठंडी होती है। और गर्मी भी जो होती है, गर्मी मई जून के बाद शुरू होती है, और गर्मी में भी उनका जो तापमान होता है वो 15, 16, 18, 20, 21 इतना ही होता है दोस्तों। लेकिन इस बार गर्मी की ऐसी वेव वहां आई है कि जिसने सभी रिकॉर्ड, यानी कोई सोच भी नहीं सकता, किसी ने अपेक्षा भी नहीं की हुई, इस लेवल तक आज यूरोप में हीट वेव आ चुका है, और जिसके वजह से इतनी बड़ी गर्मी बन चुकी है। यानी कई सारी जगह पे 40 के पार तापमान गया है। यानी ऐसा तापमान जो हमारे उष्ण कटिबंध में जो भारत है वहां भी हम कहते हैं कि ये यहां तो बहुत ज्यादा गर्मी है, वैसा तापमान आज यूरोप में हो रहा है। इस गर्मी के वजह से आज इतने लोगों की मृत्यु हो चुकी है,
एक मॉर्टेलिटी होती है और एक मॉर्बिडिटी होती है, यानी एक मृत्यु होती है और एक बीमार पड़नी होती है। बीमार तो कितने लाखों हो तो अलग बात है, लेकिन मृत्यु हो गई है, सिर्फ स्पेन में 1000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है, और एक देश में जो लगभग 1300 से मृत्यु हो गई है, और ये उनका अधिकृत सरकारी आंकड़ा है। वहां जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है ना, वो इतनी गर्मी के लिए बना ही नहीं है। इसलिए आप देख सकते हैं कि वहां की सड़क पिघल रही है। हम देख सकते हैं कि वहां जो ट्रैफिक सिग्नल पे जो सिग्नल लाइट्स है वो पिघल रहे हैं। ऐसी परिस्थिति कभी यूरोप में पहले नहीं होती, लेकिन इस बार बहुत ही ज्यादा ऐसा हुई है। और जो इस विषय में काम करते हैं ऐसे साइंटिस्ट, हवामान तज्ञ या हवामान में विशेषज्ञ, एक्सपर्ट, वो ये कह रहे हैं कि ये जो परिस्थिति है ना, ये परिस्थिति अभी रेगुलर हो सकती है। देखो, पिछले कई सालों से यूरोप में हर गर्मी के सीजन में ऐसी हीट वेव आती है, लेकिन इस बार जो आई है वो किसी ने सोचा भी नहीं था ऐसा है। लेकिन इसके बारे में सभी जो विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना है कि ऐसा बार बार हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से या जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, वो फॉसिल फ्यूल, उसका इसका जो उपयोग है वो कमी नहीं हो रहा है। इनफैक्ट अगर हम देखेंगे तो पूरी दुनिया की अगर बात करें तो तेल और कोल, क्रूड ऑयल और कोल का जो उपयोग है, नेचुरल गैस का उपयोग, इन तीनों का उपयोग एक्चुअली बढ़ रहा है। तो जिस तरह से इसका उपयोग बढ़ रहा है उस तरह से क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, और उसका परिणाम हमारे इस पूरे परिस्थिति पे हो रहा है। तो हमें अभी प्रिपेयर होना पड़ेगा। हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा कि हर साल या आने वाले दिनों में ये सब ऐसे ही बढ़ने वाला है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, कम नहीं हुई। दोस्तों, यूरोप खंड वो खंड है कि जिसमें कई सारे प्रगत, टेक्नोलॉजिकली प्रगत है, आर्थिक दृष्टि प्रगत है, सब तरीके से जो इतने डेवलप कंट्रीज है, आज उनकी ये परिस्थिति है। वैसे देखा जाए तो इस प्रकृति के सामने मनुष्य बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता, इतनी प्रकृति महान है। और अपने ही देश की अगर हम बात करें तो अपने देश में भी इस क्लाइमेट चेंज की वजह से आज एल नीनो इफेक्ट है, जिसका डायरेक्ट परिणाम हमारी इस मानसून के ऊपर हो रहा है। अभी जून खत्म हुआ है 2 दिन पहले, और जून में जितनी वर्षा अपेक्षित थी, जो ऑन एन एवरेज होती है, उससे 40% कम हुई है इस बार। यानी पिछले कुछ सालों से ऐसा होता है कि जून में बारिश कम होती है और बाद में जुलाई और अगस्त में वो कंपनसेट होती है। लेकिन आने वाले दिनों में इस जुलाई महीने में और अगस्त महीने में होगा कि नहीं, इस पे भी आशंका है। और दोस्तों, ये सिर्फ भारत और यूरोप की बात नहीं, पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट हर एक देश में ऐसा सब हो रहा है। और इसका कारण है कि हमने अपनी सीमा पार की है, हमारी जो लिमिट है वो हमने क्रॉस कर दी है। इसका कारण है कि हमने वो 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो हमारी लक्ष्मण रेखा थी या जो हमारी लिमिट है, उसको हमने क्रॉस कर दिया। दोस्तों, जब से इस क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग की बातें शुरू हुई है, जब से हमने इसके ऊपर डिस्कशन की, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, पूरी दुनिया में इसके डिस्कशन की शुरुआत हुई, इसके ऊपर काम करना शुरू हुआ है ना, हमेशा हर बार सभी साइंटिस्ट, सभी एक्सपर्ट्स, सभी रिपोर्ट्स, इन्होंने हमेशा मनुष्य को एक बात बताई है कि आपको जो काम करना है, जो प्रगति करनी है, लेकिन आपको ये जो तापमान, बढ़ता हुआ तापमान है, 1.5 डिग्री सेल्सियस के भीतर ही रखना होगा। क्योंकि अगर वो उसके आगे चला गया तो आप झेल नहीं सकेंगे। इतना विनाशक, इतनी कठिन परिस्थिति हो सकती है जो हम देख रहे हैं। आज जंगलों को ऐसी आग लग रही है कि जो बुझ नहीं रही है, बहुत बड़े स्केल। एक तरफ फ्लड है, एक तरफ ड्रॉट है, सी लेवल राइज हो रहे हैं। ये सब चीजें इसलिए हो रही है कि हम इस लिमिट को हम क्रॉस कर चुके हैं। और इस लिमिट का मतलब क्या है दोस्तों? ये जो फोसिल फ्यूल यानी प्री इंडस्ट्रियल एरिया की जब हम बात करते हैं, यानी वो एरिया जब पूरी दुनिया हजारों सालों तक ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल अर्थव्यवस्था पे चल रही थी। 200 साल पहले, 200 साल भी नहीं हुए, हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नाम पे इस फोसिल फ्यूल को छुआ और उसकी शुरुआत की। और 200 साल के भीतर इस फोसिल फ्यूल ने आज ये परिस्थिति तैयार की है। दोस्तों, ये फोसिल फ्यूल शुरू करने के पहले जो तापमान था, उसके कंपैरिजन में अभी का जो तापमान है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाना नहीं चाहिए। ये वो टारगेट था या ये वो लिमिट थी। आज वो लिमिट हमने क्रॉस कर दिया, और इसकी वजह से आज पूरी परिस्थिति, ये डेंजर, ऐसा सिचुएशन सब जगह है। और दोस्तों, ऐसी परिस्थिति में कि जहां पूरी दुनिया आज खतरे में है, ऐसे वक्त जब इसके ऊपर सोल्यूशन
जो हो रहा है, इस सॉल्यूशन के ऊपर जो काम हो रहा है, वो कितनी गंभीरता से होना चाहिए, बहुत ज्यादा। क्योंकि अभी सर्वाइवल हमारे स्टेक पे है कि इस परिस्थिति में पूरी दुनिया पहुंच पहुंच गई है, लेकिन इसके पूरी विपरीत, यानी बिल्कुल विपरीत ऐसा काम हो रहा है, बिल्कुल उल्टा ऐसे काम हो रहा है। यानी इस ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करने वाले सबसे बड़ा जो जो इवेंट हम बोल सकते हैं वो है सीओपी, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। हर साल 2 हफ्ते के लिए, 15 दिन के लिए एक ऐसा इवेंट होता है जो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड है कि इस क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, जिसमें दुनिया के सभी देश हिस्सा लेते हैं, जिसमें दुनिया के सभी देश के प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष पहले 2 दिन खुद रहते हैं। और इस परिषद का एक ही फोकस होता है, क्लाइमेट चेंज को रोकना, जिसकी तैयारी 9 महीने पहले होती है। सभी तरह के लोग जो एक्सपर्ट इस पे काम करते हैं वो अपने अपने जो रिपोर्ट्स इसको इनको देती है, और उसके बेस पे इस 2 हफ्ते में वो आउटपुट, यानी क्या करना चाहिए, कौन सी उपाय योजना होनी चाहिए, कौन सी पॉलिसी होनी चाहिए, ये सब इस पे तय किया जाता है। तो कितना महत्वपूर्ण है जब ऐसी परिस्थिति तैयार है। लेकिन इसके विपरीत ये सब हो रहा है पिछले कुछ सालों से। अगर हम देखेंगे तो सीओपी का जो महत्व है वो इतना कम, इतना उसका जो इफेक्ट होना चाहिए, इफेक्टिविटी होनी चाहिए, इतना कम किया है। 2 साल पहले जो सीओपी हुई, जो ये अंतरराष्ट्रीय परिषद हुई, वो ऐसे देश में हुई, अजरबैजान, अजरबैजान, जिस देश में बाकू करके एक शहर है, उसमें ये परिषद हुई। और वो देश, उस देश की पूरी अर्थव्यवस्था ऑयल एंड गैस के ऊपर है। यानी उस जगह पे ये परिषद हुई कि जो सबसे ज्यादा ऑयल एंड गैस बेचता है, ऐसा समझिए आप, जो सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम तैयार कर रहे हैं वहां। और वहां व्यवस्था भी ऐसी होती है ना कि उस व्यवस्था में ये जो पर्यावरण के लिए काम करने वाले लोग वगैरह बहुत कम पहुंच पाते हैं। वहां ज्यादा लोग क्या, ज्यादा कौन होते हैं, तो ऑयल एंड गैस में काम करने वाले बिजनेसमैन, ऐसे लोग होते हैं। वैसे सेम हुआ लास्ट ईयर भी ब्राजील में जो सीओपी हुई, जो परिषद हुई। अभी ब्राजील भी ऐसी जगह बन चुका है कि वहां सबसे ज्यादा अभी अमेजन जंगल को नष्ट किया जा रहा है। यानी जो इफेक्टिविटी जो होनी चाहिए, और जो लोग इसको आज अटेंड कर रहे हैं इस दो हफ्ते, वो भी आप देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा वो रिन्यूएबल एनर्जी में, ऑयल एंड गैस में काम करने वाले लोग ही आपको ज्यादा दिखाई देते हैं। लेकिन इसके आगे जाके हद तो ये हुई है कि वो देश, देखो, ये ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से हुई है, तो कुछ गैसेस है जिसे हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, वो गैसेस जमा हुए हैं इस पर्यावरण में। सबसे ज्यादा ये गैस निर्माण जिसने किया है वो है अमेरिका। और ये ऑन पेपर है, ये रिपोर्ट में है कि अमेरिका ने सबसे ज्यादा इस ग्लोबल वार्मिंग करने वाले गैसेस का उत्सर्जन किया है, वो अमेरिका। और आज की तारीख में सबसे ज्यादा इस फॉसिल फ्यूल का उपयोग करने वाला है चीन और भारत, उसके बाद। परिस्थिति अभी ऐसी है कि दो इस पूरे क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए पेरिस एग्रीमेंट जैसा एक एक एग्रीमेंट हुआ था 2015 में। यानी क्लाइमेट चेंज या उसके बारे में कोई भी जो उपाय योजना होती है वो इसी परिषद में होती है। तो वैसे ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा एग्रीमेंट हुआ था जिसे कहते हैं पेरिस एग्रीमेंट, जिसका यह लक्ष्य था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक दुनिया का तापमान हम रोके। लेकिन यही ऑयल एंड गैस में धंधा करने वाली ये जो कंपनियां हैं, ये जो देश है, इन्होंने इस 1.5 डिग्री को बढ़ा के 2 डिग्री सेल्सियस किया ऑन पेपर। लेकिन ये 2 डिग्री सेल्सियस नहीं, ये हमेशा 1.5 डिग्री सेल्सियस ही था। और दोस्तों, इस परिषद में इस ऑलमोस्ट सभी देशों ने उसके ऊपर साइन किए पेरिस एग्रीमेंट। एकमेव देश जिसने अपने आप को पेरिस एग्रीमेंट से निकाला है वो अमेरिका है। अभी सोचिए, वो अमेरिका जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है इस ग्लोबल वार्मिंग के लिए, इस क्लाइमेट चेंज की जिसकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, वही अटेंड नहीं कर रहा है। चीन नहीं अटेंड कर रहा है, भारत के भी जो लोग हैं वो नहीं अटेंड कर रहे हैं। तो जो लोग इसकी पूरी जिम्मेदारी उन्होंने उठानी चाहिए, जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार, वो अटेंड नहीं करे। और ये हो रहा है आज इस ग्लोबल कॉन्फ्रेंस के साथ, जो एक्चुअली इस क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए जो काम करती है। अभी पिछले महीने हमने अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिन मनाया, और उस अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिन में जो थीम, जो संदेश, जो विषय यूनाइटेड नेशन ने पूरी दुनिया को यह कहा है कि इट्स अ टाइम फॉर क्लाइमेट एक्शन। अभी जो वक्त आ चुका है वो अभी एक्शन का आ चुका है। अभी ये एक टर्निंग पॉइंट जैसे है
यानी हम क्लाइमेट चेंज के लोग ऐसी परिस्थिति में जा पहुंचे हैं कि जहां अगर हमने आज काम नहीं किया तो बहुत चेंज हो जाएगी। यानी पूरी हिस्ट्री में ये टर्निंग पॉइंट है। यूनाइटेड नेशन कहते हैं कि क्लाइमेट एक्शन अभी ऑप्शनल नहीं है, ये कंपलसरी है। ये इतना कंपलसरी बन चुका है कि हमारे सर्वाइवल के लिए अभी क्लाइमेट एक्शन जरूरी है। ये पिछले महीने इस अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिन के ऊपर यूनाइटेड नेशन ने पूरी दुनिया को बताया। यूनाइटेड नेशन ने कहा कि फ्यूचर, यानी जिस तरह से ये दुनिया पिछले लाखों करोड़ों या हजारों सालों से चलती आ रही है, वैसे ही ये दुनिया आगे चलेगी, इसकी अभी कोई गारंटी नहीं रही है। ऐसी परिस्थिति में हम जा पहुंचे। अब आज की जो जो जनरेशन है वो शायद आखिरी जनरेशन हो सकती है जो डिसाइड करेगी, अगर वो अच्छा काम करेगी, जो डिसाइड करेगी कि ये दुनिया ऐसे ही महफूज रहे। और दोस्तों, इसका कारण एक ही कहती है यूनाइटेड नेशन की, हमने ये 1.5 डिग्री सेल्सियस अभी हम क्रॉस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज ये परिस्थिति बनी हुई है। एक सर्वाइवल फ्रेमवर्क में हम है। तो एक तरफ ऐसी परिस्थिति है, एक तरफ इस पर्यावरण दिन के ऊपर यूनाइटेड नेशन पूरी दुनिया को ये संदेश दे रहा है। दूसरी तरफ एक्चुअली वो होता हुआ, वो यूरोप रहे, भारत रहे, बाकी के देश में, ये हम सब देख रहे हैं। और इस चीज के, इस ऐसी सभी परिस्थिति में जिन लोगों ने काम करना चाहिए, अभी हम देखते हैं कि अमेरिका जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है इन सब चीजों के लिए, वो अपनी जिम्मेदारी तो उसने छोड़ दी है, वो पेरिस एग्रीमेंट से तो निकल गया है, उसके ऊपर ये तेल का धंधा करने के लिए वो अंतरराष्ट्रीय युद्ध कर रहे हैं। देखिए कैसी परिस्थिति आज हमारे सामने है, आज पूरी दुनिया में। और इस परिस्थिति को अगर रोकना है, इस दुनिया को अगर बचाना है इस क्लाइमेट चेंज और इस पूरे खतरे से, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, वो है लोग। कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई गवर्नमेंट, कोई कुछ नहीं कर सकती। लोग जो है ना, लोग दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। लोग अगर एक हो जाए, एक दिशा में काम करें ना, तो लोग कुछ भी, कोई भी, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, इस क्लाइमेट चेंज को भी रोक सकते हैं, इस दुनिया को बचा सकते हैं। और लोग ही तरीका है। अगर ये गवर्नमेंट, ये एडमिनिस्ट्रेशन अगर कुछ नहीं कर रहे, अमेरिका जैसे लोग नहीं रुक रहे, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, लोग। और दोस्तों, इसीलिए है ये 5E मिशन। दोस्तों, हमारा फोकस क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है कि 5E मिशन यानी एक ऐसा मंच है कि जिस मंच पे हम लोगों को ऑर्गेनाइज करें और सही दिशा में उनको लेके जाएं और उनके माध्यम से इस दुनिया को हम महफूज रखें। 5E मिशन वो मंच है कि जिस मंच पे हमें बिजनेस करना है। किस लिए करना है? ताकि हम इस बिजनेस के माध्यम से लोगों के प्रॉब्लम जो है, आर्थिक और सामाजिक समस्या, उसको दूर करें, उनको सक्षम करें। और उनको फिर ये, एक बार वो सक्षम हो गए तो फिर मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते। 5E मिशन वो मंच है कि जिस मंच के ऊपर हम ये तेल आधारित अर्थव्यवस्था नष्ट करके सस्टेनेबल कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की शुरुआत करेंगे। लेकिन अभी वक्त ऐसा आ चुका है ना कि इस 5E मिशन के मंच पे हमें जो बिजनेस करना है वो नॉर्मल बिजनेस के तरीके से हम नहीं कर सकते। परिस्थिति ऐसी तैयार हुई है ना कि हमें ये बिजनेस एक आंदोलन की तरह ही करना होगा और आंदोलन की तरह ही करेंगे। जैसे ही अभी ट्रांजेक्शन की शुरुआत होगी ना, हम बिजनेस की शुरुआत करेंगे। लेकिन हम बिजनेस की शुरुआत एक आंदोलन जैसे ही करेंगे। वो कैसे होगा, क्या होगा, ये सब कुछ आपके सामने होगा। इस आंदोलन के माध्यम से ही हम हमारे जो जो कम्युनिटीज है, जो समाज है, उसको सुजलाम सुफलाम भी करेंगे। वहां आर्थिक और सामाजिक उसकी तरक्की भी करेंगे, लेकिन साथ ही साथ उस पूरे समाज को हम सस्टेनेबल करेंगे। उस समाज को इस क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग से प्रोटेक्ट करेंगे। और ये जो तरीका है, ये जो सोल्यूशन है, ये हम दुनिया के सामने रखेंगे और दुनिया को सही रास्ता दिखाएंगे कि किस तरह से मिलके लोगों के द्वारा हम इस प्रॉब्लम से दुनिया को बचा सकते हैं। और दोस्तों, इस सब कुछ जो हो रहा है ना, सब प्रोसेस, सब कुछ जिस तरीके से हो रहा है, ये सब कुछ प्लान्ड है। ये सब कुछ हो रहा है हमारी प्रकृति की, उनकी मर्जी से। ये आप और मैं, हम लोग नहीं कर रहे। ये हमें सिस्टमैटिकली तैयार किया जा रहा है ये चीज करने के लिए। जो कुछ प्रोसेस हुआ, जो कुछ अभी जो विलंब भी हो रहा है ना, पैसे में, फंडिंग में डिले हो रहा है, उसके बाद अभी ऐसी सशक्त टीम हमारी तैयार हुई है। यानी इस डिले के पीछे, इस विलंब के पीछे भी कोई कारण है प्रकृति का। ये सब उसकी योजना है, ये सब ईश्वर की योजना है कि जो एक्चुअली हमारे माध्यम से ये सब करना चाहता है। अभी देखिए, एमसेल की शुरुआत बायोफ्यूल के
बायोफ्यूल के उद्देश्य के साथ हुई कि हमें बायो सीएनजी के प्लांट लगाने हैं, ये सब करना। उसके बाद में हमने फिर बायो कोल की शुरुआत की, एमकोल की शुरुआत की। उसके बाद एमसीएल कुकिंग सिस्टम, एमसीएस की शुरुआत की। उसके बाद हम एमसीएल सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स के ऊपर आए कि किस तरह से हम हर एक प्रोडक्ट को ये एग्रीकल्चर सस्टेनेबल प्रोडक्ट से हम रिप्लेस करें। उसके बाद ये ऑर्गेनिक फूड को लेके एक ऑर्गेनिक ऐसे कैफे शुरुआत करें, वो काम क्या हमने किया। और आज कौन सी परिस्थिति में है? तो आज हम प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी यानी 5E मिशन ऐसी स्ट्रैटेजी को लेके खड़े हैं कि जिस स्ट्रैटेजी के साथ हम लोगों के पर्यावरण के किसानों के लिए अच्छा काम करेंगे, पर्यावरण के लिए काम करेंगे, लेकिन दुनिया को एक्चुअली इस प्रॉब्लम से, परिस्थिति से निकलने का एक सोल्यूशन दुनिया के सामने रखेंगे, दुनिया का सही राह दिखाएंगे। और ये हमने नहीं किया, देखो ये हमें हमें प्रॉपर सिस्टमेटिकली तैयार किया जा रहा है, ट्रेन किया जा रहा है, हर परिस्थिति हमें ट्रेन कर रही है। अभी फंडिंग की भी मैं आपको बात करता हूं कि फंडिंग भी जैसे हो रही है ना, फंडिंग ऐसे सिंपल सा बहुत अच्छी, यानी फंडिंग इस तरह हो रही है कि हम एक्चुअली इस आंदोलन की शुरुआत कर सके, उस कैपेसिटी में रहेंगे, वैसी फंडिंग हम कर रहे हैं। तो भरोसा रखिए, भरोसा रखिए उस उद्देश्य के ऊपर। ये सब कुछ उसकी योजना है, उसकी मर्जी है, ईश्वर की मर्जी है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। हम मिलके एक नए पर्व की शुरुआत करने वाले, एक ऐसा पर्व जो है तेल आधारित अर्थव्यवस्था नष्ट करके कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की शुरुआत करेगा पूरी दुनिया के लिए। और इस नए पर्व में हम अपने भारत को, अपने देश को फिर से दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाएंगे और फिर से अपने देश को उस स्थान पे लेके जाएंगे जहां हमारा देश इस दुनिया का नेतृत्व करेगा। मेरी आप सबसे विनती है कि आप सभी लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखें। आप बहुत इंपॉर्टेंट लोग बनने वाले हो आने वाले दिनों में। मिलकर एक बहुत अच्छा काम हम अपने समाज के लिए, किसानों के लिए, पर्यावरण के लिए और देश के लिए करने वाले हैं। जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर श्याम सर। आज अपने एमसीएल की जो आर्थिक व्यवस्था है उसके बारे में बहुत ही सटीक और बारीकी से जानकारी दी। और निश्चित तौर पर इस जानकारी के साथ हमारा जो मनोबल है वो बढ़ जाएगा। और जिस तरह से पूरे विश्व में जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण उसके परिणाम हो रहे हैं, कल तक ये परिणाम जो थे वो जो आर्थिक स्तर पर गरीब और पिछड़े जो देश थे इनके ऊपर हो रहे थे, तो इसका कुछ ज़्यादा पूरे दुनिया ने महत्व नहीं जाना था। लेकिन आज सेंध बराबर अगर यूरोप में हो रही है तो पूरा बवाल मच चुका है। तो आने वाले समय में अगर हम नहीं सुधरेंगे, इसमें बदलाव नहीं लाएंगे और एक क्रांति के अगर नहीं बढ़ेंगे तो बहुत बड़ी मुश्किल आने वाले समय में हमारे सामने खड़ी होंगी। लेकिन जैसा इस विपरीत परिस्थिति में भी रास्ता निकल सकता है, वो आज आपने हम सभी के सामने वो रास्ता रखा। और उसका एक ही रास्ता है कि एमसीएल का 5 मिशन, यानी लोग अगर साथ होंगे तो लोगों को साथ में लेकर एक क्रांति हम सिर्फ भारत में नहीं, इस भारतवर्ष में नहीं, तो पूरे विश्व में इस क्रांति की लहर दौड़ाएंगे सर। तो थैंक यू वेरी मच। आपने जो जानकारी हमसे साझा की उसके लिए मैं आप सभी का आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं इस मंच से स्वाति सुमन मैम का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में अपने बुद्धि के जोर पर एक मुकाम हासिल कर इस विश्व कीर्तिमान हासिल करने वाली अग्रवाल जी, इस लेडी की, इस महिला की एक कहानी हमारे सामने रखी। मैं लवकुश द्विवेदी सर का भी यहाँ पर धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने भविष्य की नींव वर्तमान में रखी जाती है, यानी जो समाज इतिहास भूलता है वो भविष्य निर्माण नहीं कर सकता। तो उसी के साथ में एक लाइन आज लवकुश द्विवेदी सर ने जोड़ दी है कि अगर हमें भविष्य की, एक अच्छे भविष्य की आस है तो इसका कहीं ना कहीं मजबूत पाया, अगर इसकी शुरुआत कहाँ से करनी होगी तो हमारे वर्तमान से करनी होगी। जो आज हमारा एमसीएल पूरा परिवार है तो इसी वर्तमान में एक बिजनेस कर
आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो थैंक यू वेरी मच लवकुश द्विवेदी सर। मैं पूरी वेबिनार टीम संतराम सर, प्रियेश सर, प्राजक्ता मैम, वर्षा मैम और हमारे साथी सभी लोगों का मैं यहाँ पर धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं इस वेबिनार में जुड़े हुए सभी MSS, MEP, MBS और किसान भाइयों का भी यहाँ पर धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर इस वेबिनार को सफलतापूर्वक बनाने की एक कोशिश की और आप सभी ने MCL की सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर इन सभी बातों को अपने साथी सहयोगी जो लोग हैं जिनका मनोबल आज कुछ तरह से कम ज़्यादा हुआ है, तो आप ये पूरा जो संदेश है उनके साथ उनके पास लेके जाइएगा और MCL आने वाले समय में जरूर एक मजबूत संगठन की तौर पर खड़ा रहने वाला है, ऐसा आश्वासित आज शाम शिवाजी गोलब सर ने हमें किया है। तो इसी के ऊपर विश्वास रखकर हमें कोशिश जारी रखनी होगी। तो जाते जाते समय ये कोशिश के बारे में ही मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलाद का बल भी निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, जिंदा रख दिल में उम्मीदों को। गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिशें जारी रख कुछ कर गुजरने की, कोशिशें जारी रख कुछ कर गुजरने की। जो है आज थमा समासा जल्द ही चल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा। तो साथियों, हमारी कोशिशें जारी है, जरूर और जरूर हल निकलेगा और हम सभी का भला होगा, ऐसी कामना मैं यहाँ पर करता हूँ। और आज का ये वेबिनार यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।